आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है 2025 बिहार बोर्ड द्वारा गणित के मॉडल सेट में। बिहार बोर्ड द्वारा कभी कभी एक मॉडल सेट जारी किया जाता है, जिस मॉडल सेट को इस साल जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट का मतलब होता है कि बिहार बोर्ड ने एक सेट बना करके देता है और वह आपके प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपको देने वाले हैं। इस सेट का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस साल किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। और अगर हम बात करें कि किस प्रकार का प्रश्न इस साल परीक्षा में आएगा, इस बात को जानने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करेगा तो हमारा ये मॉडल सेट। आइए, आप सबका स्वागत है इस मॉडल सेट में। हम लोग बिना टाइम लिए हुए बहुत कोशिश करेंगे फास्ट चलते हुए इस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। आप अगर इस मॉडल सेट का पूरे प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसी पैटर्न पर लगभग 80% प्रश्न इसी पैटर्न पर आएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि यही प्रश्न आएंगे। गणित में एक ही प्रश्न के आधार पर कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो अगर आप इन मॉडल सेट को समझ लेते हैं तो इसी आधार पर आपसे लगभग 80% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए इस मॉडल सेट को चालू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न से बहुत चुन चुन करके बोर्ड ने प्रश्न सेट किया है। सबसे पहला प्रश्न है जो आपके सामने, यह प्रश्न कुछ है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसका परिभाषा छोड़िए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको देखिए। परिमेय संख्या, अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो वह अपरिमेय संख्या होगा। और अगर रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय संख्या होगा। आइए देखते हैं इसी मेथड पर इसको। पहला आप देखिए, √7 प्लस √7, इसको जोड़ेंगे तो 2√7 आएगा। तो इसमें रूट खत्म नहीं हो रहा है, अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, 25 का वर्गमूल 5 होता है लेकिन √3, तो एक ये भी जान लीजिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे देखिए, 1/4, इसमें से एक तो फ्री है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। एक इसको भी देख लीजिए, 9 का वर्गमूल तो 3 होता है लेकिन इसमें √3 रहेगा। तो किस पर से रूट बिल्कुल फ्री हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी से रूट फ्री हो गया। 1/√4 था, 1/2 हो गया, यानी कि कौन परिमेय संख्या है? तो जवाब आपका होगा सी नंबर हमारा परिमेय संख्या है। अब हमने आपको पहले ही बताया है कि इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे। यह कोई आवश्यक नहीं है कि यही प्रश्न पूछा जाएगा, यही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन बदलेगा लेकिन संभावना है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप ऐसे ही प्रश्नों का, अगर और सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं तो लगभग यह एक उम्मीद हो जाता है कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूट होगा। विषम पूर्णांक का रूट मतलब विषम संख्या, अगर हम m के जगह पर कोई एक पूर्णांक मान ले, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी, तो जो प्राप्त संख्या होगा वह विषम होना चाहिए। कहाँ होगा? तो देखिए, अगर हम m के जगह पर 1 रख ले तो 1 + 1 = 2, जो कि सम संख्या, इसको हटा दीजिए। यहां पर 2m को देखिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। इस सम संख्या का फॉर्म है।
हमको ढूंढना है विषम संख्या वाला। इसको देखिए, m के जगह पर कुछ भी रखिए। 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 3, 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 5, 2 गुने 3 प्लस 1 बराबर 7। जो भी प्राप्त हो रहा है सब का सब एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। इसलिए आपसे पूछा है कौन विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक का रूप है 2m प्लस 1। आगे बढ़िए, तीसरा नंबर सवाल देखा जाए। तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत जब देखना होता है, शांत और अशांत, तो हम पहले उसके हर का गुणनखंड कर देते हैं। उसके हर का गुणनखंड का मतलब होता है, उसके हर के गुणनखंड का मतलब होता है, देखिए 45 का जब आप गुणनखंड करिएगा तो 45 का गुणनखंड होगा 3 एकम 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। मतलब 45 का जो गुणनखंड हुआ उसमें 3 और 5 प्राप्त हुआ। तो अगर किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावे कुछ भी आ रहा है तो वह संख्या जो है अशांत होगा। बशर्ते एक बार देखना होता है कि वह आपस में अंश और हर कट तो नहीं रहा है। तो उसी तरह से इसमें पूछा है कौन दशमलव प्रसार शांत है, तो 45 का तो गुणनखंड करके हमने देख ही लिया, इसमें 3 भी आ रहा है इसलिए तो अशांत है। 23 में तो 2 5 आ ही नहीं रहा इसलिए ये भी अशांत है। 91 में तो 2 5 आ ही नहीं रहा, अशांत है। और C हो गया शांत। मतलब 80 का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो 80 के गुणनखंड में केवल 2 दूना 4 दूना 8, 0 को छोड़ करके अगर देखें तो पूरा का गुणनखंड निकाले तो 2 और 5 ही आएगा। और इसी प्रकार से हम शांत और अशांत प्रश्नों को हल करते हैं। आप याद रखिए, फिर से आपको एक बार याद दिला दे, यही प्रश्न पूछेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस बात की पूरी संभावना है। आगे बढ़िए, 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखने में थोड़ा सा प्रश्न आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब शायद आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, 0.87 पर रेकडिंग। तो ये जो इसको ऐसे बनाते हैं, पहले आप यहां पर लिखिए 87 जो लिखा हुआ है, जिस पर रेकडिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, बटा में 1 पर रेकडिंग है 1 9 होगा, 1 पर रेकडिंग नहीं है तो 1 शून्य होगा, और 87 में से 8 आप घटाइएगा तो कितना होगा 69। 7 में से 8 घटा 9 और ई बचा 90, 79/90। और ऑप्शन नंबर कितना है आपका सी। ऐसे जो प्रश्न होते हैं, यह प्रश्न अब बोर्ड का हो गया है, ऐसा प्रश्न बोर्ड ठीक ठाक पूछ रहा है, तो इस पर आप ध्यान थोड़ा सा जरूर रखिएगा। ये देखिए, यह अच्छा प्रश्न है। बोर्ड इसको ऐसा प्रश्न कई बार पूछता रहा है। 540 गुने 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 5 का पावर z। 1 मिनट रुकिएगा। अब होगा, आप लोग उस रूम में जाइए, रूम में सब कुछ में जगह बैठो। हाला हो रहा है, ज्यादा हाला हो रहा है, हम बुला लेंगे आप लोग, उधर चले जाइए। सब कोई जाइए, सबको जाइए उधर, दूर नहीं था, उधर जाइए, बाहर बैठिए, थोड़ा देर बाहर के लिए हम बुला लेंगे। हाँ, तो कहां पर थे हम लोग? 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में 540 का आप गुणनखंड कर दीजिए। तो 540 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर देखिए 7 दूना 9, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 1 4 5 9, 3 से लगेगा, तो 3 चौका 12, 13 14, 3 चौका 12, 1 13, 3 पचे 15, 5 4 9, 3 से, तो 3 एकम 3 पचे 15, 3 पचे 15,
और 5 एकम 5। जब हमने 540 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो हमें प्राप्त हुआ क्या, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1, यही हमें प्राप्त हुआ। अब आप देखिए 2 के पावर 3, तो अगर इसको हम हल करें तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 540 है, इसको 2 के बदले 2 गुने 3 के बदले 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1 बराबर में क्या आएगा, 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 5 का पावर z। अब इसको यह जो 2 लिखा है तो 2 का घात 2 है, तो मतलब x का वैल्यू हो गया 2, y का मान हो गया कितना 3 और उसी तरह z का कितना 1, z का कितना 1। अब इसको जो हमसे प्रश्न पूछा गया है इसमें मान को अगर हम बिठा दें, अगर इसमें मान को बिठा दिया जाए तो आप इसको अब देखिए, हमने x के जगह पर मुझे कितना लिखना है 2 प्लस y के जगह पर 3 माइनस और z के जगह पर 1, 3 2 5 में से 1 घटेगा 4, यानी कि पूरा को हल करने पर कितना आ रहा है 4। तो आप देखिए कि 4 इधर है ये नंबर, और इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप हल करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर सवाल देखिए। 6ठा नंबर में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। हमने पहले ही आपको बताया, पहला प्रश्न यही था, अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल निकल जाए तो वर्गमूल निकलने के बाद वह संख्या हो जाता है परिमेय। लेकिन आप बताओ 13 तो रूट के अंदर है लेकिन वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो जब इसको गुना हम करेंगे तो 13 गुने 13 और इसका वर्गमूल 13 हो गया, यह परिमेय है और हमको ढूंढना है अपरिमेय। ये 0 से 0 कटा तो ऊपर 1 और 10 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यही हमारा आंसर है, अपरिमेय संख्या यही है। उसी तरह 21 21 441 का वर्गमूल होता है, इसका भी हम परिमेय संख्या के p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारा जवाब हुआ कौन हुआ, डी नंबर, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। आगे आइए 7 नंबर प्रश्न में कहा, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। m n को छोड़िए, पहले आप अभाज्य संख्या के बारे में बात करिए। देखिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो दोनों का महत्तम निकालिएगा तो 1 होगा। महत्तम का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं कौन सी बड़ी संख्या से कट रही है, उसी को मौसा बोलते हैं। अगर हम 3 और 5 का मौसा निकाले तो 1 होगा, 5 और 7 का मौसा निकाले तो 1 होगा, 7 और 11 का मौसा निकाले तो भी कितना, 1 ही होगा। कोई भी संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का अगर मौसा निकाला जाए तो 1 ही होता है। और आपके हम सामने आपको दिखाया हमने, 2 3 3 5 7 कोई भी ले लो, 11 13 का मौसा कितना, 1। तो जब किसी भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर 1 होता है तो आप देखिए क्या पूछा, m और n है क्या, तो m और n दो अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्याओं का जब मौसा 1 होता है तो इसका भी मौसा कितना होगा, 1 होगा। बढ़िया सवाल है यह, बोर्ड का ऐसा सवाल, मतलब बोर्ड का फेवरेट सवाल है। आगे आइए 8 नंबर में देखिए। 8 नंबर में कहा, दो संख्याओं का गुणनफल 223 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। इसको हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। लघुत्तम क्या निकालना है, महत्तम। HCF बराबर, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में होता है LCM। तो HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल 2300
66 है बटा एलसीएम 182, आप भाग कर लीजिए, जो ऑप्शन आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। इतना काम तो आपको कर लेना ही चाहिए। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यह क्वेश्चन भी दोबारा मिला, परिमेय अपरिमेय का भी दोबारा मिला। इसको देखिए आप, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत का मतलब हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे और कुछ आ जाना चाहिए। तो देखो पहले 441 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 प्राप्त, क्या खोजना हमको? अशांत है। 2 और 5 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आंसर यही होगा। बाकी सबका अगर हर देखा जाए, इसका गुणनखंड निकाला जाए, तो केवल 2 या 5 भी हो सकता है, लेकिन 2 5 के अलावे दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। अगर 2 5 के अलावे दूसरा संख्या आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वह संख्या शांत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। इसमें आप 10 नंबर प्रश्न देखिए। P बराबर ए बी क्यू और Q बराबर a का पावर 4 और b, जहां PQ धनात्मक पूर्णांक है, ए बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो PQ का लघुत्तम समापवर्तक, P का मतलब यह वाला मान, Q का मतलब यह वाला मान, और निकालना क्या है? लघुत्तम मतलब LCM। और LCM में तो आपको पता है कि LCM में जब संख्या को कॉमन करते हैं तो बड़ा घात कॉमन करते हैं। लघुत्तम निकालने का तरीका है। इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a को तो ले ही लीजिए, लेकिन जिसका बड़ा घात है वह बड़ा घात को लिख दीजिए। b का पावर 3 है, b का पावर 1 है, बड़ा घात कॉमन किया जाता है, तो यही होता है LCM। a का पावर 4 और b का पावर 3 C नंबर में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर कौन हुआ? C नंबर। आगे बढ़िए। आगे प्रश्न देखिए कितना नंबर? 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जो आपस में नहीं कटे, वही सह अभाज्य है। आपस में नहीं कटे तो देखिए ना, 2 से 14 कट रहा है, 2 से 84 भी तो कट रहा है, तो यह सह अभाज्य नहीं हुआ। ऐसे आपस में ये भी 15 या 45 कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 9 और 16 आपस में नहीं कट रहा है। और जो आपस में दो संख्याएं नहीं कटती है, जिसका HCF एक के अलावे दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। आगे प्रश्न है 12 नंबर और बहुत आसान सा सवाल है। इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, तो इसको आप लिख दीजिएगा 0.3125, दशमलव के बदले 1, दाहिने 4 अंक है, 4 शून्य, इसको कटा करके आप ऑप्शन चुन लीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? देखिए बहुपद के कुछ रूल्स होते हैं। देखो, अगर कोई चर रूट के अंदर हो जाए, रूट के अंदर कोई चर हो जाए, तो वह बहुपद नहीं होगा, बात खत्म हो गया। तो नीचे यहां पर भी तो है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर के जगह पर हर के जगह पर अगर चर है तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा, यहां भी तो वही रूल हो गया, अगर रूट के अंदर कहीं चर दिख जाए तो वह बहुपद नहीं होगा, तो यह होगा बहुपद। आप कहिएगा ये भी तो रूट के अंदर है, तो ये चर नहीं है, यह अचर है, यह हो सकता है। और इसीलिए इस चारों में से ऑप्शन से सी ऑप्शन हमारा सही है। 14 नंबर प्रश्न में बहुपद इतना का घात बताइए। जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आया रहेगा, और यहाँ पर x क्यों रहेगा, और जब दोनों को गुना करेंगे तो गुना में घात जुट जाता है, और घात जो आएगा 5 आएगा। तो हमको पूरा गुना से मतलब नहीं, हमसे केवल घात पूछा गया है, और इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे घात कितना होगा, तो ऑप्शन होगा हमारा बी नंबर। एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप, हम फिर से आपको याद दिला दें, 2025 के फाइनल परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन
यही प्रश्न, इसी प्रश्नों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात की करीब 80% गारंटी है। ये ऐसा ही प्रश्न कहाँ से लाएगा सवाल? हर एक प्रश्नों का यहाँ पर जो आपके बुक में दिया है, उन सब प्रश्नों का एक संग्रह बना करके इसमें दे दिए, कहाँ से सवाल आएगा? हाँ, इस सवाल को बदल के दूसरा सवाल सेट करेगा, लेकिन ऐसा टाइप होगा जिसमें घात पूछा जाएगा, जिसमें परिमेय या अपरिमेय के बारे में पूछा जाएगा, शांत और अशांत के बारे में पूछा जाएगा, दूसरा क्या पूछा जाएगा। इसलिए अगर आप इसको बार बार अभ्यास करते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे से सवाल को बना के आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया था। प्रश्न नंबर 15 पर देखिए, इसके शून्यक कौन है? शून्यक का मतलब होता है कि इसमें x का कौन सा मान रखा जाए कि शून्य हो जाए। तो शून्यक निकालने का जो तरीका है, 2x² - 6 बराबर 0 कर दिया हमने। 2x² इधर जाकर के +6, 2 से 6 को कटाइएगा 3, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो प्लस माइनस में होगा √3। x बराबर ±√3 आंसर हो रहा है, तो ±√3 कितना में है? ए नंबर में है, और इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए। 16 नंबर प्रश्न में बहुपद px 2x² - 8x - 12, तो p 2 का मान है, मतलब px और यहाँ जो x है उसके जगह पर मान 2 को बिठा देना है। तो 2 × 2 का स्क्वायर - 8 × 2 - 12। ये देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 - 8 दूना 16 - 12, 12 8 कितना? तो सॉरी, यहाँ पर 8 रहेगा और यह इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 2 8 और 1 1 2, 28 में से 8 घटा लीजिए -20, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी हो रहा है। यह 2025 का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट हम लोग देख रहे हैं। आगे का सब प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न कुछ ऐसा है, आगे आपको सवाल शायद दिख रहा होगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करिए। पहले व्युत्क्रम समझिए। 4 का व्युत्क्रम 1/4 होता है, अगर दोनों में गुना कर दे तो 1 होता है। फिर सुनिए, कोई भी संख्या ले लीजिए ना आप, 10 का व्युत्क्रम 1/10 होता है, कटेगा तो 1 होगा। अगर हम 20 का व्युत्क्रम ले तो 1/20 होगा, कटाएंगे तो कितना? 1 आएगा। किसी भी दो संख्याओं का अगर हम 1 का व्युत्क्रम लेकर के गुना करें तो 1 आएगा। अब जब हम इतना समझ गए कि दो संख्याओं का व्युत्क्रम, एक संख्या और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है, तो यहां देखिए, इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला c/a। तो c का मान कितना है? -k और बटा c/a, और a के जगह पर 3। लेकिन प्रश्न में अल्फा और बीटा अगर शून्यक है तो प्रश्न में बोला है कि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, और हम जानते हैं कि अगर व्युत्क्रम है तो गुणनफल 1 होगा। 1 बराबर -k/3 अगर गुना करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो रहा है? -k/3, यानी k बराबर -3 और k बराबर -3। यही हो गया आपका आंसर। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से रोक करके भी समझने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, 18 नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर है, शून्यक इतना वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखिए, बहुपद का घात नहीं पूछ रहा है, बहुपदों की संख्या होगी। बहुपद बनाने के लिए भी नहीं पूछ रहा है। जब इस मान से आप बहुपद बनाइएगा, जो बहुपद बनाने का फॉर्मूला है x² - शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल।
तो ऐसा जब रख करके मान रखिएगा इसमें, तो शून्यकों का बहुपद दिया, शून्यक 2 ठो दिया, इस मान को रख करके आप बहुपद बनाइएगा, तो वैसा बहुपद में x का तो कुछ भी मान हो सकता है, और इसलिए इस प्रश्नों का आंसर कितने बहुपद हो सकते हैं, तो बहुपदों की संख्या होगा अनंत। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर कितना आगे है, सवाल 19 नंबर। 19 नंबर में आप देखिए, यदि बहुपद 5x² - 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 गुने अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा। इसको थोड़ा सा समझिए, 5 गुने अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 गुने अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का जोगफल, और शून्यकों का जोगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस इसका फॉर्मूला हो गया -b/a। देखिए 5 तो रहेगा गुने -b मतलब 7, तो -7/a के जगह पर 5, 5 से 5 कटा तो बचा कितना -7, और -7 किसमें है, तो इस प्रश्नों से जो शून्यकों का जोगफल गुणनफल है, अगर इसको आप याद रखिएगा तो यह प्रश्न को आसानी से बना लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जोगफल -b/a, अल्फा गुने बीटा शून्यकों का गुणनफल मतलब c/a, और यह मान a का, यह मान b का, तीसरा प्राप्त मान c का। आगे आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। 20 में कहा गया है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के ax² + bx² इसके शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है -d/a। तो यहां पर त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद अगर है तो उसमें अल्फा गुने बीटा गुने गामा, इसका जैसे जिस प्रकार से द्विघात बहुपदों में शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा -d/a फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा नीचे कर देता हूं। 21 देखिएगा, यदि रेखाएं 5x + py = 6, 15x + 9y = 12 समांतर है तो p का मान होगा। देखिए जब रेखाएं जब हम खींचते हैं ग्राफ पेपर पर, तो रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं या तो समानांतर होती है, या तो रेखाएं समपाती होती है। जब रेखाएं समानांतर होती है तब हम कहते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर यह ऐसा होता है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। संपाती में तीनों बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हमसे बोला समानांतर है मतलब ऐसा है, तो इसमें अनुपात यह होता है। इसमें मान रख लीजिए आप, a1 का मान 5 है यानी 5/15, और बराबर b1 का मान बताइए p, तो p के बटा में b2 मतलब कितना 9, 5 तिया 15, p यानी 3p, इसमें p से गुना करेंगे कितना 3p, और बराबर 9, और इसमें से p को निकालिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और यह ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए। 22 में जो लिखा गया है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। वही बात बोला कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए एक हल, और एक हल को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन, सिर्फ एक हल। अगर समानांतर हो तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, असमपाती हो तो अनेक हल, तो इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए। 23 में बोला यदि 5x 8y = 0 और 8x 16y = 0 तो xy का मान ज्ञात करें। इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि पढ़े हुए हैं। एक होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों को जब हम लोगों ने देखा है
तो हमें पता है कि इसको जब हल करेंगे तो 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 18y बराबर 0 समीकरण 1-2 करके जब इसको आप बनाइएगा तो पहले कॉमन तो नहीं हो रहा है, इसमें गुना करिएगा कितना से 10 से और इसमें 5 से और समीकरण आएगा, कटाइएगा तो इसमें xy का मान आसानी से आ जाता है। तो आप इसको निकाल करके देख लीजिएगा। ऐसा बहुत प्रश्न पड़े हैं और साधारण सा सवाल है, इस पर कोई चर्चा का। यहाँ देखिए, यदि समीकरण ax² bx + c a नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो c का मान ज्ञात करिए। अच्छा प्रश्न है। मूल समान क्या होता है? जब हम जो प्रश्न दिया होता है उसका विवेचक d निकालते हैं तो d बराबर b² - 4ac आता है। जब हम इस प्रश्न पर किसी द्विघात बहुपद का विवेचक निकालते हैं तो वह विवेचक जो d आता है वह 3 प्रकार का आता है। कभी कभी वह d का मान 0 आ जाता है, d का मान कभी कभी माइनस में भी आ सकता है और d का मान कभी कभी प्लस में भी आ सकता है। अगर d का मान 0 आता है तो इसको बोलते हैं दो बराबर वास्तविक मूल। ऐसा अगर माइनस में आ जाता है तो बोलते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है। और d का मान जब 4 ऐसे आता है तब हम कहते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल। यहाँ देखिए, मूल समान हो तो मूल समान होने पर d का मान 0 के बराबर होता है। तो d का मान 0 के बराबर होता है तो हमने d का फॉर्मूला लिखा b² - 4ac और चूंकि बोला है कि मूल समान है इसलिए d के जगह पर ही क्या होगा, 0 होगा। b² - 4ac तो b का स्क्वायर कर दो, -4 गुने a के जगह पर a लिख दो और c के जगह पर कितना, c के मतलब सेम ही रहेगा, c के जगह पर c मतलब सब मान a b c है तो यही रहेगा। अब देखिए इसमें से अगर 0 बराबर b² - 4ac, हमको मान किससे पूछा है, c का। तो एक काम करिए, b² को आप ऐसा कर लीजिए, b² - 4ac बराबर 0 तो -4ac बराबर इधर जाएगा तो -b²। इसमें से हमको माइनस दोनों तरफ है, खत्म हो गया। c का मान निकालना है, b² बटा कितना, 4a, b² बटा 4a और यही हो गया आपका b नंबर हो गया ऑप्शन। ऐसे आप कैलकुलेशन करिएगा, आराम से निकलेगा। आगे बढ़िए, 25 नंबर पर क्या सवाल है। 25 नंबर में कुछ प्रश्न ऐसे हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है जिसके घात 2 नहीं है, वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो खोजिए इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। a + b का होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर x², यहाँ 3x², इसमें x² रहेगा। दूसरा आप देखिए, अगर हम देख लें, यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस है, प्लस होकर के जुट जाएगा तो ये तो द्विघात समीकरण है क्योंकि दोनों तरफ चिन्ह अलग है। इसको देखिए, x² होगा 3x², ये भी द्विघात समीकरण है। हाँ, यही द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे, थोड़ा सा देखा जाए। जब इसको हम हल करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर तो आएगा √2x²। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, फिर इधर x² और इधर बचा 2x²। हाँ, यहाँ भी तो 2x², हाँ यही है। अगर इसको हल करके देखिएगा तो पता चलेगा कि दोनों तरफ का ही 2x² और इसको हल करेंगे तो यह 2x² हो गया रहेगा, कट जाएगा और आंसर सी। एक बार देख ही लीजिए आप इसको। अच्छा सा प्रश्न देखिए, इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इसका a²। तो a² का मतलब हो गया, a² का मतलब क्या हुआ, √2x का स्क्वायर। बस इतना ही पर देखिए, स्क्वायर से रूट कटा तो 2x का स्क्वायर, मतलब बाएं तरफ 2x² और दाएं तरफ भी 2x², दोनों कट जाएगा और हो जाएगा कितना, 2 घात 2 खत्म हो जाएगा, इसलिए द्विघात नहीं है। 26 नंबर सवाल को